लेकिन कहा जाता है हरियाणा में कहावत बड़ी आम हो गई है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सिर्फ बीजेपी का है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस ने एक बड़ा खेल जरूर खेला यहाँ पर कि ब्राह्मण को टिकट दे दी गई, हालांकि वो सोनीपत की जनता अप्रत्याशित परिणाम हमेशा दी है। एक समय था जहां एक नए चेहरे ने चौधरी देवीलाल को धर्मपाल मलिक नया चेहरा आए थे, उनके हाथों चौधरी देवीलाल को मात झेलनी पड़ी। और अभी पिछले मेरा अपना ये मानना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की रणनीति को उसी की रणनीति में घेरने का प्रयास किया है। अमूल ये रहा है कि लोहा लोहे को काटेगा, जिस समाज से जहां कैंडिडेट उनको फिट बैठा वही उनके हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकसभा का रंग सजने लगा है। सोनीपत लोकसभा सीट की बात पे चारों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट यहां पर उतार दिए हैं। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि ये निर्दलीय किसको नुकसान करेंगे ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन आज सोनीपत के रंग को समझेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सोनीपत के रंग को अगर समझना है तो इस वीडियो में जातीय फैक्टर अब की बार क्या कहेंगे, जो एससी वोट बैंक होगा वो कहां जाएगा, जो ओबीसी वोट बैंक है वो किस तरफ डाइवर्ट होगा। वही सोनीपत की सीट को जात बहुमूल्य सीट बोला जाता है, क्योंकि सन 1974 में परिसीमन हुआ, ये रोहतक में पहले इंक्लूडेड होता था, उसके बाद सोनीपत की लोकसभा सीट जो है वो अलग बनाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीट पर भी जातों का दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। इसी चर्चा को लेकर आज हमारे साथ दिलेर सिंह हमारे सीनियर पत्रकार हैं। बखूबी चुनाव लड़ने का अनुभव तो है ही, लेकिन चुनाव लड़वाने का भी अनुभव है। ग्राम पंचायत के चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा के चुनाव की बात हो, पिछले 30 साल से इन चुनाव को वो कवर कर रहे हैं। इस सोनीपत के रंग को समझने के लिए आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का जातीय फैक्टर अब की बार क्या कुछ कहता है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। राजू भाई आपका भी आभार, स्वागत है। आपने बात करी सोनीपत संसदीय सीट की। सोनीपत की जनता अप्रत्याशित परिणाम हमेशा दी है। एक समय था जहां एक नए चेहरे ने चौधरी देवीलाल को धर्मपाल मलिक नया चेहरा आए थे, उनके हाथों चौधरी देवीलाल को मात झेलनी पड़ी। और अभी पिछले चुनाव में हरियाणा के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रमेश कौशिक जी ने मात दी। तो सोनीपत की जनता किस तरह का परिणाम दे, ये जब रिजल्ट आते हैं वो बड़े चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात करी कि वे भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक समुदाय के उम्मीदवार को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरा अपना ये मानना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की रणनीति को उसी की रणनीति में घेरने का प्रयास किया है। अमूल ये रहा है कि लोहा लोहे को काटेगा, जिस समाज से जहां कैंडिडेट उनको फिट बैठा वही उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसका ज्यादा फायदा किस रूप में कांग्रेस ने देखा होगा, उसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिस समाज से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार लेके आई है उसी समाज से भाजपा का उम्मीदवार है। ब्राह्मण समुदाय से दोनों उम्मीदवार हैं। तो ये क्लियर है कि ब्राह्मण समाज एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को उन्होंने भाई भाईचारा हो चाहे रिश्तेदारी हो उनको वोट देनी पड़ेगी। जिसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि ब्राह्मण वोट बैंक अब की बार डाइवर्ट नहीं होगा। डाइवर्ट नहीं, डिवाइड दोनों में जाएगा, दोनों डाइवर्ट होना अलग बात है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कहा जाता है हरियाणा में कहावत बड़ी आम हो गई है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सिर्फ बीजेपी का है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, उसको कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस ने एक बड़ा खेल जरूर खेला यहाँ पर कि ब्राह्मण को टिकट दे दी गई। हालांकि वो हरिद्वार है तो उनकी कर्म भूमि हरिद्वार की रही है, जन्म उनका गांगुली गांव का है, और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो जींद विधानसभा क्षेत्र में किसी को सीट दी गई हो। तो ये फैक्टर किस तरीके से काम करेगा जींद के व्यक्ति को टिकट देना, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों में से 5
6 विधानसभा सीटें जो है वो सोनीपत के पास है। तो ऐसे में जो चुनाव का मिजाज जब हम देखते थे पिछली बारी, तो सभी पार्टियां अमूमन सोनीपत के कैंडिडेट को उतारती थी, सोनीपत के नेता को चुनावी मैदान में उतारती थी, क्योंकि सोनीपत के वोट उनको मिल गए तो शायद जुराना और जींद के भी वोट मिल जाए तो शायद सीटों के वोट ना मिले, या फिर मतलब 2 विधानसभा के भी वोट मिल गए तो जीत उनकी पक्की हो जाती थी। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ब्राह्मण बीजेपी का है। ब्राह्मण बिल्कुल जो है, हम देसी भाषा में कहें, देसी भाषा में क्या है, ब्राह्मण को सर्वज्ञ माना जाता है, उसको हर एक तरह की जानकारी है, समय के अनुसार ब्राह्मण अपना निर्णय लेता है। सबसे पहले कैंडिडेट देखता है, उसके बाद पार्टी देखता है, भाईचारा अपना देखता है। तो बीजेपी का नहीं रहा, अपनी में कांग्रेस के साथ भी रहा है। आप यूपी के इतिहास में जाओगे तो वहां ब्राह्मण ने दलितों के साथ मिलकर बसपा की सरकार बनाने का काम किया है। तो आप ब्राह्मण को किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ सकते। सबसे पहले ब्राह्मण जो है वो कैंडिडेट को देखता है। दूसरा जिक्र किया आपने कि जींद से प्रत्याशी उतारा है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पहली बार उतारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस समय 2004 की बात हुई, ये लोग सत्ता में थी, सत्ता में रहते कृष्णा मलिक को हरियाणा के उस समय के डीजीपी थे महेंद्र सिंह मलिक, उनकी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और बड़ा कांटे की टक्कर में, हालांकि वो तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे नंबर पे कांग्रेस के धर्मपाल मलिक रहे थे और फर्स्ट नंबर पे भाजपा के किशन जी सांगवान वहां से चुनाव जीत के आए थे। तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार यही दाव खेला है। एक तो मजबूत ब्राह्मण चेहरा उनको चाहिए था, सत्पाल ब्रह्मचारी जी जो जैसा हमने सुना है, मिले तो आज तक नहीं अभी, कि हरिद्वार में ले रहे हैं, वहां इलेक्शन भी विधायक का फाइट किया है और अब वो सोनीपत की धरती पे आए हैं, अपनी धरती मान के चलेंगे, इसमें कोई भी राय नहीं कि ठीक है एड्रेस उनका उत्तराखंड का हो सकता है, लेकिन जन्मभूमि है उनकी, पूरा परिवार है, रिश्तेदारी सब कुछ है। इस बात को मैं नहीं मानता कि कोई ज्यादा असर को हो पाएगा। मेन जो आपने कहा, बार बार आप बात कर लो कि जातिगत समीकरण क्या रहेगी। सोनीपत का चुनाव प्योर और प्योर जो किसान वोट है, सीधे तौर पर उनको जात वोट है, वोट निर्णायक साबित होगा। और उसके साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट किस तरफ जाता है, किस पे फोकस होगा। अमूमन जिस तरह की राजनीतिक आबोहवा सोनीपत में देखने को मिल रही है, उसमें क्या है कि जो ज्यादातर बैकवर्ड समाज है वो बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ है, भूपेंद्र हुड्डा के प्रभाव के चलते जो किसान वर्ग है वो कांग्रेस की तरफ है। दोनों में अगर सोनीपत लोकसभा की बात करें तो वोटों का अंतर है, तो वोट कम है। आंकड़े, जातिगत आंकड़े, असली आंकड़े किसी के पास नहीं, क्योंकि 2011 के बाद तो जाति मतगणना हुई नहीं, 21 में भी नहीं हो पाई। जो हमें आंकड़े दिखाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, एक तरह का आंकलन होता है। उस आंकलन के अनुसार करीब करीब 6 प्लस सोनीपत लोकसभा में जात वोट हैं और 4.5 और 5 के बीच मान के चलो बैकवर्ड है, 3 साढ़े 3 के आसपास एससी वर्ग है और 1.25 के आसपास ब्राह्मण है। बाकी अगर टोटल 17,38,000 कुछ वोटें हैं, 70-71% वोट पोल होती है सभी की, तो क्या आएगा कि जो बीजेपी का वोट वो मान रही या पब्लिक मान रही है, बैकवर्ड वर्षित किसान वोट जो भूपेंद्र हुड्डा का पैठ माना जाता है, इनमें मुकाबला ब्राह्मण डिवाइड रहेगा, चाहे वो 50-50 हो, चाहे किसी का 40 हो, किसी का 60 हो। फिर एससी जो वर्ग है, एससी वर्ग में जो जातियां हैं, एक कहा जा सकता है बी, वो भी एकजुट नहीं है। बसपा ने भी कैंडिडेट उतारा है और दूसरे भी उनके अलग अलग फैक्टर हैं, तो एससी भी एक तरफा किसी को नहीं जा रहा। ये क्लियर है, कोई ये अपने मुखालफे में ना रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से एससी वोट है वो अभी तक आज के जो परिदृश्य हम देख रहे हैं कैंडिडेट जाते हैं, एससी अभी निर्णय नहीं ले पाया है। कुछ परसेंट या व्यक्तिगत तौर पे कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, अभी निर्णायक मोड में है। इसी बीच एक सवाल और निकल करके आता है, मुख्यमंत्री जो पूर्व थे मनोहर लाल खट्टर, वो बड़ा एक हामी करते थे कि बिना करती आप ऐसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं। अब की बार कुछ ऐसे बच्चे भी घरों के लगे जो मेहनत करके लगे, 10 बार कहते हैं कि पीछे से भर्ती कर रहे बैकएंड पे, लेकिन इन्होंने जो नारा दिया कि बिना खर्ची और बिना खर्ची के हमने भर्तियां की, बिल्कुल पैसा नहीं लिया, पहले की सरकारों में पैसा लगता था तब जाके नौकरियां मिलती थी। अब की बार जो अमूमन जो रिजल्ट आया बच्चों का, जिनको नौकरियां लगी, वो ऐसी
वो वर्ग के जो बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा नौकरियां मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है बीजेपी को नहीं मिलेगा फायदा इसका। राजीव भाई, आपका ये जो सवाल है ये किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता से होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ कांग्रेस का पक्ष लूंगा, सरकार का विरोध लूंगा, सरकार के पक्ष में लूंगा तो उसके पक्ष में माना जाएगा। जहां तक नौकरी की बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता, एमएलए के प्रवक्ता, जेजेपी के जवाब दे सकते हैं। आप ही बताइए ना, कितने ऐसी समाज की बात कर रहे हो आप, दूसरी समाज की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं, IAS, IPS, वन अधिकारी, कितने का ग्रुप में आप अगर नौकरी लगा के आप बात कर रहे हो बिना पर्ची की, तो मैं समझता हूँ खासकर मेरे पौधे में। अच्छा, तो अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो चुनावी मैदान में तो उतर आए हैं, लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं मेरे को लगती है कि अभी उनकी राहें आसान नहीं है सोनीपत का रंग को जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने जो स्टार प्रचारक है वो उतारे हैं। अभी तक कांग्रेस ने ऐसी लिस्ट जारी नहीं की है। अब की बार कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले बीजेपी जारी करती है और कांग्रेस उसको समझती है और फिर निर्णय लेते कि किन किन को उतारना है, चुनावी दौर में भी उतारना, क्योंकि हरियाणा में जब लिस्ट जारी हुई पहले बीजेपी जारी करती है, उसके काफी लंबे अरसे के बाद जो है कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस जो बीजेपी की लिस्ट आई उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, जेपी नड्डा जी का भी नाम है और कुछ अशोक तंवर जो हरियाणा के मंत्री है, नेता है, उनके भी नाम है। तो ऐसे में जब ये बड़े चेहरे हरियाणा में उतरेंगे, चुनाव का जब बिल्कुल पीक पर होगा, तो बड़े नेताओं के आने से हरियाणा की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? उनकी जो भाषणबाजी होगी, उनकी जो रैलियां होंगी, उनका कितना इम्पैक्ट जो है वो हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा? राजीव भाई, 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है देश में, अपने हरियाणा में 6ठे चरण में चुनाव है। जहां तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने की बात है, ये दोनों पार्टियों का, सभी पार्टियों का अंदरूनी निर्णय होता है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से जो है सूचियां जारी करते हैं। आपने कहा कि इनका असर कितना होगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र में शर्म गिनती तो देखी जाती है, हवा तो बनती है, लेकिन आपका जो पिछला सवाल था उसका जवाब अभी रहा कि सोनीपत की जनता का मूड या सोनीपत के लोग किस तरह का। अभी हम 2 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका वजूद कितना है या नहीं है जनता अच्छी तरह जानती है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप एमएलए को ले लीजिएगा। एमएलए ने दहिया खाप से रिटायर्ड एसपी को चुनाव मैदान में उतारा, बिल्कुल द्रोणाचार्य अवार्ड हुई। सोनीपत खापों की धरती है, किसान मजदूर की धरती है, और विभिन्न आंदोलन में, चाहे वो किसान आंदोलन 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन रहा हो या वो दूसरे आंदोलन हों, सोनीपत का जो किसान मजदूर है उसने हर आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है। आज एक चीज कहीं ना कहीं किसान वर्ग में भी है कि आपके वोट 6.5 लाख के आसपास ही, आप अपना सांसद भी बना पा रहे। पिछली योजना में आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद्दावर नेता को हरा दिया। आज फिर आप मजबूरी में जो गैर ब्राह्मण चुनाव में मुद्दे उठते रहते हैं, जात नॉन जात, जब जात नॉन जात हो सकता है तो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण भी हो सकता है। इस तरह से दहिया खाप अगर कोई निर्णय ले ले मजबूती के साथ, या मलिक खाप कोई निर्णय ले ले मजबूती के साथ, फिर वो खासकर कांग्रेस कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी के लिए बड़ा भारी साबित हो सकता है। क्योंकि अगर खापों ने खाप के कैंडिडेट के पक्ष में निर्णय ले लिया तो निश्चित रूप से उसका फायदा कहीं ना कहीं बेशक बीजेपी का फायदा हो या जेजेपी का या इन लोगों का वोट बैंक बन जाए, लेकिन भाईचारे की वोट अगर दैया और मलिका आपस में ले लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो राजनीति की अगर बात करें, जब जैसे आपने कहा कि खापों का बड़ा यहाँ पर वर्चस्व है, दैया भी मैदान में है, उधर से मलिक साहब भी मैदान में आ गए हैं, उधर से ब्रह्मचारी भी मैदान में है। एंड टाइम पे बीजेपी अलग होती है, बीजेपी से जेजेपी अलग हो जाती है और हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतारती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते हैं कि जेजेपी को अलग करना इसलिए अलग किया कि ताकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो काटा जा सके और बीजेपी को अंदरूनी फायदा देने के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो जेजेपी के आपने कहा कि मलिक और जो दैया है उनकी जो खापे अगर फैसला लेती तो इसका सीधा सीधा नुकसान ब्रह्मचारी को ही आखिरकार क्यों होगा, बीजेपी को क्यों नहीं होगा? फैसले राजनीतिक पार्टियां जरूर लेती हैं,
और अपना नफा नुकसान भी देखते हैं। भाई बीजेपी अलग होगी और अलग कैंडिडेट आ रहे हैं, बीजेपी अलग होगी या हुई या नहीं हुई, सरकार के विरोधी जो वोट है जितना वो डिवाइड होगा, एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, तो उसका फायदा किसको होगा? सरकार को होगा। आज इनएलओ का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का कैंडिडेट हो, चाहे जेडीपी का कैंडिडेट हो, है तो आज सरकार के खिलाफ ही सारे। बिल्कुल, अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा वोट डिवाइड हुआ, मान के चलो 100 वोट में से 30 वोट आपके ही, 70 वोट 5 जगह बच गए, 30 वोट जीत गए ना, 70 आगे। देखने वाली बात यह है कि जेजेपी ने उम्मीदवार कौन उतारा? सोनीपत किसान बेल्ट है, किसान परिवार से उम्मीदवार उसने उतार दिया। भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होंगे, या वो लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसका नफा नुकसान क्या है। ये जनता और सोनीपत का वोट अच्छी तरह से इस बात को पहचान रहा है कि किसको वोट डालने से कहां फायदा किसको होने जा रहा है और किसको नुकसान होने जा रहा है। ये सोनीपत की सीट वही सीट है जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तकरीबन 1,64,000 समथिंग कितने वोटों से करना पड़ा। और जींद की ये जो धरती है, जींद हो, दुलाना हो, सफेदो हो, यहाँ से जो हार हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो तकरीबन 1,00,000 वोट थे जो जीत में निर्णायक रहे रमेश कौशिक के। तो अब की बार कैसा होगा? क्या अब की बार, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी की बात करें, हुड्डा से बड़ा चेहरा तो है नहीं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 1,00,000 वोटों से हार सकते हैं, तो इनका कैसे देखते हैं? मतलब क्या कहना चाहिए इस चीज पर? 2019 के चुनाव में, 24 के चुनाव में आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा, गुजरात का अंतर है बिल्कुल। उसमें अलग तरह की ज्योति थी, अलग तरह की लहर थी, पुलवामा था, राष्ट्रीय भक्ति थी। आज उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, अंतर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक बड़ा नेता चुनाव किसी से हार गया वो आगे कभी जीतेगा नहीं। अतीत में बहुत से उदाहरण है। अब ब्रह्मवीर जी अगर भिवानी सिंह, उन्होंने तो बंसीलाल को रहा था, छत्रपाल युवा से रहा था, उन्होंने देवीलाल को रहा था, भूपेंद्र हुड्डा नया चेहरा फिर तक में, उन्होंने भी तो देवीलाल को रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक तो आप लड़ाई, एक खुद लड़ाई, आपने शब्दों का पहले प्रयोग किया था ना, जब हमें व्यक्ति को लड़ना होता है ना, फिर माइंड फ्री हो जाता है, फिर उसको अच्छी सलाह दी जा सकती है, अच्छी रणनीति बनाई जा सकती है। और एक खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें काफी अंतर, काफी सरल होता है। और एक परिवार में 2-2 चुनाव लड़ रहे हो तो फिर ज्यादा हो जाता है। आज इसका फायदा मतलब बड़ा चुनाव में लड़ रहे, निश्चित रूप से इसका फायदा और अपने अनुभव का फायदा वो कई बेटे को दे रहे। जो सोनीपत की सीट है, आपने कहा कि जातों का सबसे ज्यादा जात वोट बैंक है, खापों का भी दबदबा है। अगर हरियाणा के पिछले 5 साल को देखें, किसान आंदोलन हुआ, खिलाड़ियों का बड़ा मुद्दा रहा है एक, वो जो कि बीजेपी को नुकसानदायक है। अब चुनाव आ गए कि किसान भी लगातार विरोध कर ही रहे, आप देख रहे हो, चाहे वो रणजीत सिंह चौटाला का विरोध हो, चाहे अशोक तंवर का हो, मोहनलाल बडोली का भी जींद के नंदगढ़ में विरोध हुआ। उसका इम्पैक्ट और जो खिलाड़ियों वाला इम्पैक्ट था, क्योंकि जींद के भी कई गांव ऐसे हैं, हरियाणा सोनीपत के कई ऐसे गांव है जो खेल गांव के नाम से जाने जाते हैं। वहां पर जो खिलाड़ियों वाला मुद्दा है और जो किसानों वाला मुद्दा है, उसका कितना इम्पैक्ट बीजेपी को नुकसानदायक रहेगा इस सोनीपत की सीट पर? आप ये बताइए कि जो विरोध कर रहे हैं, आम तो किसान है, लेकिन समाज से तो इनकार नहीं कर सकते, क्या वो एक विशेष समाज के नहीं है? वो क्योंकि वहां तो सभी जातियों के थे लगभग, तो ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ वहां पे नेतृत्व है, वो किसका है? वो नहीं जाना। तो आपने सुना होगा, जब अतीत में कोरोना काल आया था, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि विपदा में भी अवसर, बिल्कुल आपदा में भी अवसर। और बीजेपी ने इस तरह का जान दिया चुके हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने वाले कौन है? उस विरोध का इम्पैक्ट दूसरे लोगों को क्या पड़ेगा? अभी तो मैं समझता हूँ कम हो चुका है विरोध, क्योंकि लोग समझने लगे हैं विरोध का। अगर कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा है तो अंडर करंट या पर्दे के पीछे उसका फायदा भी बीजेपी को कहीं ना कहीं होने जा रहा था। इस बात को विपक्ष और किसान अच्छी तरह समझ रहा है। तो बिल्कुल, ये मेरे साथ दिनेश जी थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे। आज की इस वीडियो में हमने जातीय समीकरण को तो समझा ही समझा,
लेकिन साथ में हमने सोनीपत के रण में जो दो खिलाड़ी यानी कि दहिया और मलिक जो किस तरीके से ब्रह्मचारी की राहें मुश्किल कर सकते हैं, इस बात को भी हमने समझने की कोशिश की है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन मुद्दा सोनीपत से जुड़ा होगा। नमस्कार।